बेंगलुरु के हेब्बाल असेंबली हलके के मुसलमानों की नई पहल, अपने मसाइल को हल करने, अपने डिमांड्स, अपने मुतालिबात को हुकूमत के सामने पेश करने के लिए कायम किया हेब्बाल मुस्लिम्स फोरम। जी हां दोस्तों, हेब्बाल के मुसलमानों ने हेब्बाल मुस्लिम फोरम कायम किया है। 26 जनवरी यौम जमहूरिया के मौके पर हेब्बाल मुस्लिम फोरम का इफ्तिताह अमल में आया। मौलाना मकसूद इमरान रशादी और मौलाना साबिर अली उमरी की दुआओं के साथ हेब्बाल मुस्लिम फोरम का इफ्तिताह हुआ। मुनीरेड्डीपाल्या के असलम पैलेस में शानदार तकरीब मुनक़द हुई। हेब्बाल के एमएलए और वजीर शहरी तरक्कियात हुकूमत कर्नाटक बैरती सुरेश, CWC के रुकन और राज्यसभा के मेंबर डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, MLC और चीफ मिनिस्टर के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद, BBMP के साबिक अपोजिशन लीडर और बेंगलुरु नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर अब्दुल वाजिद और दीगर इस यादगार इजलास में मौजूद थे। इस मौके पर हेब्बाल के MLA और रियासती वजीर बैरती सुरेश ने हेब्बाल के लोगों बिलखुसूस मुसलमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्हें 32,000 वोटों की लीड से जीत हासिल करने का मौका दिया। भले ही JDS की जानिब से मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किया गया था, लेकिन हेब्बाल के मुसलमानों ने जात पात मजहब की सियासत से ऊपर उठकर उन्हें और कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाया और ये पैगाम दिया कि हिंदुस्तान किसी एक मजहब या जात का मुल्क नहीं है। विशेषವಾಗಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ 32,000 ಲೀಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ JDS ಇಂದ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು। ಭಾರತ ದೇಶ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತದ ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ। ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ನಾನು धन्यवाद। MLC नसीर अहमद ने कहा कि हर असेंबली हलके में मुसलमान अपना एक प्रेशर ग्रुप बनाएं, हुकूमत के सामने खुलकर अपने मसाइल और मुतालिबात पेश करें। हुकूमत और तमाम MLAs की भी ये जिम्मेदारी है कि वो हर कमेटी, हर स्कीम में माइनॉरिटीज को उनका हक दें। राज्यसभा के रुकन डॉक्टर नासिर हुसैन ने कहा कि वो भी हेब्बाल में रहते हैं, इस लिहाज से वो भी हेब्बाल मुस्लिम फोरम के रुकन बन गए हैं। डॉक्टर नासिर हुसैन ने कहा कि हेब्बाल के MLA बैरती सुरेश वजीर आला सिद्धरामैया के करीबी हैं। यहाँ के मुसलमान न सिर्फ अपने मसाइल बल्कि पूरे कर्नाटक के मुसलमानों के मसाइल के मसाइल के हल के लिए बैरती सुरेश से रुजू होते रहें। इस मौके पर BBMP के साबिक अपोजिशन लीडर अब्दुल वाजिद ने हेब्बाल मुस्लिम फोरम के अगराज व मकासिद पर रोशनी डाली और हेब्बाल के लोगों की चंद शिकायतों को मिनिस्टर बैरती सुरेश के सामने पेश किया। दोस्तों, हेब्बाल के मुसलमानों ने बुलंद इरादों, बुलंद अज़ाइम के साथ हेब्बाल मुस्लिम फोरम की बुनियाद रखी है। हेब्बाल मुस्लिम फोरम के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में तालीमी मियार को बेहतर बनाना, ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग क्लासेस शुरू करना, स्किल डेवलपमेंट सेंटर कायम करना, ड्रग्स के मसले के हल के लिए कोशिशें करना, सरकारी स्कीमों को अवाम तक पहुंचाना, इस तरह कई मकासद शामिल हैं। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। हेब्बाल मुस्लिम फोरम आज 26 जनवरी जमहूरियत का दिन, इसका इफ्तिताह आज यहाँ पर हुआ है JC नगर में। हेब्बाल के नौजवान साथी सोच रहे थे कि हमारा एक फोरम हो, पूरी कौम एक प्लेटफॉर्म पर आए। इस मकसद से इन्होंने 1 महीना पहले बातचीत करते हुए 4 से 8, 8 से 16 और 25 लोग जमकर
जिसमें कोई बिजनेसमैन है, कोई आईटी प्रोफेशनल है, कोई लॉयर है, मस्जिद के जिम्मेदार भी हैं। इन्होंने एक मकसद से काम शुरू किया है और यहाँ पर आज हमारे यहाँ के एमएलए मिनिस्टर भारती सुरेश साहब को, हमारे सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नासिर अहमद साहब को, नासिर हुसैन साहब को और मुझे यहाँ पर बुलाकर एक तहनीती अजलास इन्होंने किया। मकसद यही है कि जिस तरह का आज का माहौल है, इस माहौल के हिसाब से हम लोगों को जुड़ना चाहिए, साथ में काम करना चाहिए। और ये जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ हैं, जो गरीब तबका को पहुंच नहीं रही है, जो मिडिल मैन जो काम करता है उसको एराडिक करना है, और जो ड्रग्स का जो बहुत सा हमारा नौजवान उसमें चला गया है, इसके बारे में काम करने की वजह एक फोरम बनाई गई है। साथ ही साथ जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स जो पहुंच नहीं रही उसका अवेयरनेस लेके जाए और हर मोहल्ले में घर घर जाकर हर तरह का अवेयरनेस लेके आएंगे। जो एजुकेशन के बारे में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको इम्प्रूव किए जाए, किस तरह इम्प्रूव करें। अगर बच्चा एसएलसी में फेल होता है या पीयूसी में फेल होता है, उसको आगे कैसा लेके जाए और नया एक स्किल डेवलपमेंट का इनेकाद हो। इस तरह के थोड़े एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रखकर इन्होंने काम किया है। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और हमें भी यहाँ पर बुलाया और तहनीत किया और हमें बुलाकर इज़्ज़त दी। इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो भी हमारे छोटे छोटे प्रॉब्लम हो, छोटा या बड़ा हो, अभी हमने एमएलए के साहब ने रखा हुआ है, चाहे कोई छोटा पुलिस का मामला हो, चाहे कुछ और भी हो, जितने भी मसले मसाइल हैं एमएलए के पास। आप एमएलए मिनिस्टर है, थोड़ा गैप हो रहा था, तो हमने सोचा हम एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे ताकि हमारी और उसकी गैप एक हो, नज़दीक हो और कौम का काम। एक तरफा वोटिंग करके कांग्रेस पार्टी को जिताया और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे हराया, इसी मॉडल पे तेलंगाना में जब चुनाव हुआ, जहाँ पे भी मैं जाता था, जहाँ पे भी बातचीत होती थी, तो कर्नाटका मॉडल ऑफ इलेक्शनरी की बात की जाती थी। यहाँ बहुत सारे लोग जाके तेलंगाना में काम किए, नसीर भाई थे, मैं था, बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स थे, बरेडी सुरेश साहब लोग सब तेलंगाना में काम किए। वहां पे भी हम लोग कामयाब हुए, लेकिन इस तरीके का मॉडल हम लोग को नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में देखने को मिला है। आज हिंदुस्तान जिस दौर से गुजर रहा है, जिस नाजुक दौर से गुजर रहा है, जो हालात लगातार पैदा होते जा रहे हैं, इसमें हम लोगों को जरूरी है कि हम लोग पूरे देश भर में जिस तरह से कर्नाटका में हम लोगों ने इलेक्शन किया, जिस तरह से कर्नाटका में हम लोगों ने एक होकर एक तरफा वोटिंग की, इसी तरीके का एक मुहिम हम लोग को देश भर में छेड़ना है। उसी डायरेक्शन में हम लोगों ने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की क़यादत में, राहुल गांधी साहब की क़यादत में हम लोगों ने इंडिया अलायंस बनाने की कोशिश की है। पूरी कोशिश पूरे देश भर में हो रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा सेक्युलर फोर्सेस को साथ में लें, ज्यादा से ज्यादा लाइक माइंडेड पार्टीज को साथ में लें। पार्लियामेंट के अंदर हम लोगों ने कोशिश की थी कि जो बिल्स आते थे गवर्नमेंट के, जो इश्यूज गवर्नमेंट लेके आती थी, तो उसके खिलाफ हम लोग ऑपोजिशन यूनिटी को लगातार बनाने में कामयाब थे। वो मॉडल हम सक्सेसफुल रहा। उसी मॉडल पे, उसी यूनिटी पे हम लोगों ने इंडिया अलायंस को बनाने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि अगर इंडिया अलायंस सक्सेसफुल होगा तो 2024 में एक अलग नतीजा देखने को मिलेगा और अलग सरकार हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि 2024 में आने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन इसके लिए जो लोग भी बेनिफिशियरीज हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सेक्युलरिज्म को बचाने का काम सिर्फ मुसलमानों का है, सिर्फ माइनॉरिटीज का है, लेकिन हमारे जमहूरियत को बचाने के लिए, हमारे आइन को बचाने के लिए, हमारी गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए हम तमाम लोग जो इस आइन के बेनिफिशियरीज हैं, हम वो तमाम ताकतें, वो तमाम तबके, वो तमाम कौमें जो आइन से बेनिफिट लेते हैं और बेनिफिशियरीज हैं, इन तमाम कौमों को एक होना पड़ेगा, इन तमाम सेक्शन को एक होना पड़ेगा
और पूरा ये खोल के इस आइन को बचाने के लिए, कम्युनिटी को बचाने के लिए हम लोग को काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं देखता हूँ जहां जहां पे यूनिटी की बात होती है, जहां यूनाइट होने लगते हैं, तो किस तरह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस काम करती है, किस तरह से सेंट्रल एजेंसीज को इस्तेमाल करती है, किस तरह से सीबीआई ईडी आईटी को लेके आती है, किस तरह से ब्लैकमेल करती है, किस तरह से पार्टियों को तोड़ती है, किस तरह से सरकारों को तोड़ती है, किस तरह से कम्युनिटीज को तोड़ती है, किस तरह से अलग अलग जात को तोड़ती है, ये हम लोगों को देखने को मिला है। इसीलिए हम तमाम लोगों को अलर्ट रहना है, एकजुट होना है, एक तरफ से एक तरफा हम लोगों को काम करना है। हम लोग उस डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट किए हैं और आप तमाम लोगों के दुआएं रहे, कोशिशात रहे, तो मुझे लगता है कि 2024 में हम कामयाब हो सकते हैं। सरकार आज कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई है, बहुत सारे लोग बोलते थे कि हम सरकार आ जाएगी, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हम ये कर देंगे, हमें इतने बेनिफिट्स होंगे, हमें ये सब कार्य हम करा सकते हैं करके। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जितना सरकार से हम लोग फायदा उठा सकते हैं कर्नाटक में, हम लोग उस लाइन में शायद काम नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को अभी नसीर अहमद साहब कह रहे थे, कुछ दिन पहले हम तमाम मुस्लिम कायदे सीएम साहब को मिले थे, वहां पे हम लोग आगे देखिए बता रहे थे किस तरह से हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, किस तरह से अलग अलग बॉडीज में हम लोग को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, चाहे वो असेंबली में हो, पार्लियामेंट में हो, बोर्ड कॉर्पोरेशन में हो, बाद में जो जिला परिषद, मंडल पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, लोकल बॉडी के इलेक्शंस होते हैं, अलग अलग असेंबली लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो बोर्ड्स बनते हैं, यूनिवर्सिटीज में सिंडिकेट्स और सेनेट होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जो बोर्ड्स होते हैं, तो उसमें सब ग्रासरूट लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक किस तरह से रिप्रेजेंटेशन चाहिए, उसकी हम लोगों ने बात की है। हिजाब की बात वहां पे उठी थी, तो उसमें हम लोगों ने क्लैरिटी से बोला है, वहां पे हमें कुछ ज्यादा उसमें डिस्कशन बहस नहीं चाहिए। पार्लियामेंट इलेक्शन आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसको गलत इस्तेमाल ना करे, तो हम लोगों ने इतना ही कहा है कि वो ऑर्डर आप वापस ले लीजिए, पहले जैसा सिचुएशन था उसी तरह से का निजाम रहे, उसी तरह का निजाम चलते रहे। 4% रिजर्वेशन के बारे में बात आई, वहां पे भी क्लैरिटी से हम लोगों ने बोला है कि अभी 4% रिजर्वेशन रुका नहीं है, वो जारी है, चल रहा है, क्योंकि चुनाव के टाइम पे हम लोगों ने पहल किए थे, मेरी भी उसमें बहुत कोशिश थी, सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने स्टे लेके आया, उसमें स्टे लेके हम लोग आए थे कि जो ऑर्डर सरकार की तरफ से गया था, जो नया रिजर्वेशन सरकार की तरफ से आया था, तो उसके ऊपर स्टे मिले हैं, तो स्टे मिल गया, इसका मतलब स्टेटस तो चल रहा है। इसके पहले जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी जिसमें 4% हमें मिलता था, वो लगातार मिल रहा है। हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये कहे, हमारे तरफ से पूरी कोशिश ये है, हमारे लॉयर्स पूरी तरह से कोशिश करें, सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में ये कहे कि पहले जो रिजर्वेशन जो था वो बड़ा साइंटिफिक तरीके से उसमें बहुत सारा डेटा कलेक्ट करके बैकवर्डनेस के आधार पे दिया गया है, तो उसको बताना रहना चाहिए। अगर बोल दे तो आने वाली बात, अगर आने वाले दिनों में किसी भी टाइम बीजेपी की अगर सरकार होगी तो उसके ऊपर वो टिक्का ना करे और उसको रद्द ना करे, तो इसकी कोशिश हमारी है। लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, जैसा नसीब भाई कह रहे थे, फंड्स होते हैं, उसका कैसा हम लोग को इस्तेमाल करना है। हमारे जो एरियाज होते हैं, जनरली हम लोग हमारे महल्लों से जो फिजिकल डेवलपमेंट कैसा करना है, जो साफ सफाई के लिए कैसा फंड्स हम लोग को लेना है, वो अपने एमएलए के द्वारा लेना है। और खासकर नेपाल मुस्लिम फोरम की मैं अगर बात करूं तो आपको, मैं भी नेपाल का रहने वाला हूं, एक हिसाब से फोरम का मेंबर मैं भी बन गया, क्योंकि नेपाल में मैं रहता हूं। तो नसीब भाई जिस तरह से कह रहे थे कि अगर 2-4 बहुत मंत्रियां तो बहुत बनते हैं, एमएलए बहुत बनते हैं, एमपी बहुत बनते हैं, लेकिन कौन कितना पावरफुल है, कौन कितना अपना पावर और इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके अपने एरिया के लोगों के लिए, अपने इलेक्टोरेट के लिए या स्टेट के आवाम के लिए किस तरह से मदद करता है, किस तरह से काम करवा के देता है, वो इम्पोर्टेंट है। आज 3-4 जो मिनिस्टर्स हैं, 3-4 जो पावरफुल मिनिस्टर्स हैं, उसमें बैरिकेड सुरेश एक पावरफुल मिनिस्टर है। आप इनको सिर्फ भगवान के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पूरे स्टेट भर के मुसलमानों के कामों के लिए बैरिकेड सुरेश साहब का इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे खुशी है, हमारे दोस्त हैं, अमूमन हम लोग हैं, ये लाइफ माइंडेड हम लोग हैं। मैं उस दिन भी मेरे ऑफिस में जब आप लोग आए थे, मैं बता रहा था कि कोई भी काम सिर्फ नेपाल का नहीं, पूरा नेपाल का हो सकता है,
क्योंकि अहबाल बैंगलोर में है और बैंगलोर में मुसलमान पूरे कर्नाटका के स्टेट में मुसलमान की क्यादत करना चाहिए। तो जो भी पूरे दूर दराज से आता मुसलमान या बैकवर्ड कम्युनिटी से जो भी आता, जो काम लेके आता, जो ग्रीवेंसेस लेके आता, आपको बरेटो सुरेश साहब को इस्तेमाल करके उनका काम करवा के देना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके फोरम की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में देखा बहुत सारे इश्यूज उसमें लिखे हैं, क्योंकि आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। इत्तेफाक के साथ, इत्तेहाद के साथ एक ऐसी एक कमेटी बनाए जिसको इंग्लिश में प्रेशर ग्रुप कहते हैं। उसमें हर मसलक के लोग भी हों, वहाँ के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, और जो एसोसिएशंस होते हैं, चाहे वो मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन हो, व्हीकल्स एसोसिएशन हो, फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन हो, या वेजिटेबल मर्चेंट एसोसिएशन हो, इस तरीके के जितने भी एसोसिएशन वगैरह होते हैं, उनकी सब एक कमेटी बनाई जाए। तो ये 21 जन की एक कमेटी बनाई जाए और उस हल्के के एमएलए को आप दावत पे बुलाया जाए। ये शुरुआत ये पिछले इतवार के दिन कोलार से उसकी शुरुआत हुई। कोलार के एमएलए को वहाँ के लोग सब मिलकर खाने को बुलाया था। उनके सामने जो पिछला इलेक्शन का जो डेटा था वो डेटा सामने रखा था। कौन से बूथ में कितने वोट पड़े, कौन सी एरिया में कितने वोट पड़े, ये सब उनको बताया गया था। और उनको बता के ये कहा गया कि देखो पूरी तरफ से पूरी ताकत लगाकर मजबूती के साथ काम करके आप लोगों को हमने जिताया है और हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए और हमारे साथ हमारा जो हिस्सा है, हिस्सा सिर्फ सियासत के अंदर एमएलए जो होता है, एमएलए की मातिहत पूरा मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी की जिम्मेदारी उनकी होती है। कोई भी कमेटी हो, उस कमेटी का चेयरमैन एमएलए होता है। कोई भी डेवलपमेंटल वर्क हो तो एमएलए की जिम्मेदारी से होता है। तो मैंने उन लोगों से यही कहा था कि हमारा हक हमको चाहिए। अगर आप फंड्स लाते हो तो उसमें भी हमारा हक सुनना होना चाहिए। अगर कोई कमेटी बनती है, नॉमिनेशंस होते हैं, उसमें भी हमारा हक सुनना होना चाहिए। इस तरीके से आप बात करके और कहें कि भाई देखो हम लोगों को भी सियासत में दिलचस्पी है, सियासी शऊर हमारे अंदर आया है। पहले हम लोग ज्यादा वोटिंग करने नहीं जाते थे, अब तकरीबन 70-80% तक वोटिंग करने की कोशिश हो रही है। तो इसकी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है कि हमारे साथ इंसाफ हो और हमारा हक हम लोगों को मिलना चाहिए। ये साफ साफ बात करके और इनसे गुजारिश करें कि जब कोई भी आप कमेटी बनाते हो, चाहे वो 9 रैंक कमेटी हो, चाहे वो 9 ट्रिब्यूनल कमेटी हो, चाहे वो आशिया कमेटी हो, चाहे वो केईबी की विस्काम की कमेटी हो, कोई भी कमेटी हो गवर्नमेंट से जो बनती है, उसमें ये नाम हमारा होना चाहिए, ये हमारा हक है। उसी तरीके से मतलब जो फंड्स आता है, अगर समझो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 100 करोड़ रुपए का फंड आया, तो वो 100 करोड़ के अंदर वाजिब ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಟು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವಂತ ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ಜನಗಳಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅವತ್ತು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಭಾರತ ದೇಶ ಅನ್ನೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗಳು ಅಲ್ಲ ಅಂಟಮಂದುಗಳ 1000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಾಪ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ವೋಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು, ಧರ್ಮಾಧಾರಿತವಾದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬೇಕು, ವೋಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ವೋಟ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಾನದಂಡವಿಲ್ಲ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಬರೀ ಧರ್ಮಾಧಾರಿತವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಎರಡೇ ಹೊರಟಿಟ್ಕೊಂಡು ದೇಶವನ್ನ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೂರು ಜಗಳ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೂಗಳು ಜಗಳ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜಗಳ ಬೇಕಾಗಿರೋದು
ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ, ಪಾವರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವ ತರ ಹೋಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಅವರು ವೋಟ್ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಂದಿರ ಮಸೀದಿ ಇವೆರಡೇನೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಈ ಜಾತೀಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಪಾಯ್ಸನ್. ಈ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಆಪ್ತ ಅಂತ. ನಿಜ, ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಾಪ್ತ, ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅತ್ಯಾಪ್ತ ನಾನು ಓನ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಯೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಪಾಲಿದೆ ಎಐಸಿಸಿ. ಅದರಿಂದ ನಾಜರ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬ್ರು, ನಮ್ಮ ವಾಜಿದ್ದು, ಜಮೀರ್ ಅಣ್ಣ, ನಜೀರ್ ಅಣ್ಣ, ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ತರನೇ ಬೇರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೇರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳು. ನಾವು ಯಾವನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಲಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಎದುರಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲಿ, ನಾನ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆನೆ ಇರೋದು, ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆನೆ. ವಾಜಿದ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಅದು ನಿಜ, ನಾನು ಒಪ್ಕೊತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಮರೆಯೋದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:30 11:30 ತನಕ ನಾನು ಮನೇಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ನಜೀರ್ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗ್ತದ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಬರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಬರ್ಬೇಕು, ನಾವೇನೇ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಹಿಂದ ವರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಂಗಂತ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸೆನ್ಸಿನ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ನಾನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನೇ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಾನ್ಸೆನ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಮನೆ ಮಗಂತಾನೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅದೇ ತರ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸುಲ್ತಾನನು ಬಹಳ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ಗೆ. ನಮ್ ಸುಲ್ತಾನ ಅಣ್ಣ ಅವರು JDS ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲಿಂದನೂ ಗುರುಗಳು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು, ಮೌಲಾನಾಗಳು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು, ಮಸೀದಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೋಡಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5,000 ವೋಟ್ ಆತ ತಗೋಬಹುದು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 1,000 ವೋಟ್, ಅದು ನೀವು ಹಾಕಿರೋ ವೋಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಅದು JDS ಅಂದ್ರೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಬೇರೆ ಇವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹಾಕಿರುವಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇದೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡೋಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಮುಂಚೆಯಿಂದಾನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಉರ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗ್ಲಿ, ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ನಾನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇವಾಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಸಿದೀನಿ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಸಿದೀನಿ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಸಿದೀನಿ, ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಮ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅದು ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ. ನಾನು ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಿಂದಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ಖಾತೆ, ಪಾಣಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡಿದೀನಿ. ಕಬ್ರಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ದೇವರು ನನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಸಹ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದೂ ಮುಂದೆನೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಂದೆನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ತರಾನೇ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. अभी पावरफुल मिनिस्टर है, जूनियर सिद्धरामैया है, तो थोड़ा बिजी होना है. इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे कौम को छोड़ देगा. इसका मतलब ये नहीं कि वो हमको छोड़ देगा या हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है वो ना करे.
ये गलतफहमी अगर है तो निकाल दीजिए। हर वक्त जब भी मैं उससे मिलता हूं, जब बात करते हैं, वो यही कहता है कि अभी थोड़ा गारंटीज में बहुत सा पैसा गवर्नमेंट का गया है, जिसकी वजह से बजट थोड़ा कम है। अभी जो आने वाला बजट है, उस बजट में मैं मैक्सिमम जहां भी हमारी आबादी है वहां पे मैं काम कराऊंगा। जो भी अभी ये फोरम का मकसद यही है कि उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें ये भी कहा गया है कोऑर्डिनेशन विद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रिगार्डिंग द डेवलपमेंट। कोई मोहल्ले में काम नहीं हुआ, कहीं पानी का प्रॉब्लम है, कोई दूसरे का प्रॉब्लम है, गारंटीज पहुंच नहीं रहे हैं, घर घर गारंटीज जा नहीं रहे हैं, कोई पेंशन नहीं हो रहा है, किसी का ओल्ड एज पेंशन नहीं हो रहा है। जितने भी गवर्नमेंट के जो काम रुक चुके हैं, उसको काम करने में आप लोगों की हिमायत के साथ ये फेडरेशन इंशाल्लाह काम करेगा। ये फेडरेशन घर घर जाए। ये जो नेपाल मुस्लिम जो फेडरेशन ने बनाया है, मैं समझता हूं इनका काम ऐसा ना हो कि ये आज इब्तिदा किए और कल भूल गए। बड़ी बड़ी ट्रॉफीज दिख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप यहीं पे खत्म हो जाए। आपको आगे चलना है, एक मूवमेंट बनाना है।